गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लास का जो वीडियो है, आज का टॉपिक पॉइजन रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट। आज हम देखेंगे पॉइजन रेशियो और इलास्टिक कांस्टेंट जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, उस प्रीवियस क्लास के इलास्टिक कांस्टेंट में क्या क्या रिलेशंस है। तो सबसे पहले पॉइजन रेशियो को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द लेटरल स्ट्रेन, या जिसे हम कहते हैं पार्श्विक आवृत्ति क्या होती है। पार्श्विक आवृत्ति जब हमें समझ में आएगी तभी हम पॉइजन रेशियो को आगे समझ पाएंगे। इसे समझने के लिए देखिए एक फिगर है। इस फिगर को देखने से समझ में आ रहा है कि जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेट, दैट मीन्स आपको दिख रहा है कि कैसे जो बॉडी है उसे स्ट्रेच किया गया है। बट लेटरल स्ट्रेन में क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पोर्शन है उसका डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर। चलिए पहले डेफिनेशन पे आते हैं इसकी। चेंज इन डायमेंशन अकर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन। दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन अप्लाइड लोड इज कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेन। जो भी एक्शन लाइन है उसके परपेंडिकुलर यदि लोड अप्लाई हो रहा है तो जो भी स्ट्रेन होगा वो लेटरल स्ट्रेन होगा। एक जनरल सी बात है, जब कभी भी हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं उसे डिफॉर्म करने के लिए, तो क्या होता है कि जब वो बॉडी डिफॉर्म होती है, सपोज कि एक वायर हमने लिया, उसे हमने खींचा, तो क्या होगा? जब उसे खींचेंगे तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, पर उसका जो डायमीटर होगा वो डिक्रीज होगा, उसका व्यास जो होगा वो कम होगा। तो ये जो कमी है वही विकृति कहलाती है आपकी पार्श्विक विकृति, या दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेन. So when a deforming force is applied along the length of a wire, its length increases. Definitely, simultaneously, its diameter decreases. So see the first figure. After applying force, second figure we have. In first figure, the length is this length L, okay, and this length is LS. तो देखिए कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो सेकंड फिगर दिखा रहा है कि लेंथ इंक्रीज हो गई है, बट द विड्थ is decreases. That means L dash is greater than L, but B dash is less than B, and T dash also thickness is decreases. Okay, this strain is called the lateral strain. Now Poisson ratio. So Poisson ratio is actually the ratio of a lateral strain to the longitudinal strain. That is why I call we have to know first of all lateral strain. कि अगर पाइजन निष्पत्ति निकालनी है तो हमें पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात लेना होगा। वही अनुपात क्या कहलाता है? एक कांस्टेंट होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द पॉइजन रेशियो. सी दिस फिगर. Okay. In this figure, if we want to find out the longitudinal strain, then longitudinal strain is equal to change in length with respect to initial length. So alpha is equal to del L by L. Okay, L dash minus L by L. कितना increase हुआ है length with respect to initial प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष. Lateral strain is represent with beta, and beta is equal to minus dB by B. Definitely why we here take minus इसलिए हमने लिया क्योंकि जो उसकी width है, उसकी जो चौड़ाई है या उसकी जो thickness है उसमें कमी आ रही है. That is why we take here minus of delta B upon B or minus of delta T upon T. बट वी नो कि लेटरल स्ट्रेन जो होता है, पार्श्विक विकृति तभी उत्पन्न होती है जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, अनुदैर्ध्य विकृति जब होती है. इसलिए पार्श्विक विकृति अनुदैर्ध्य विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ओके, एंड इफ वी टेक रिमूव दिस साइन, देन वी गेट ए कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द पॉइजन रेशियो. So beta by alpha equal to Poisson ratio, lateral strain upon longitudinal strain. Now theoretically the most important short question और fill in the blanks में ये पूछा जाता है कि theoretically जो सिग्मा की रेंज होती है, जो पॉइजन रेशियो की रेंज होती है, वो कितनी होती है? वो होती है -1 to 0.5. और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये कभी इतनी वैल्यू नहीं आती. प्रैक्टिकली जो इसकी वैल्यू आती है वो होती है 0.2 to 0.4. Now the relation between the various elastic modulus. Dear students, in last class हमने बहुत सारे elastic constant पढ़े थे. एक बार रिमाइंड करते हैं उससे. पहला पढ़ा था यंग्स मॉडुलस,
फिर पढ़ा था हमने बल्क मॉडुलस, फिर पढ़ा था हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता गुणांक, और लास्ट अभी जो हमने पढ़ा वो है आपका पॉइजन रेशियो. These four are the elastic constant, and here we have to see about the relation between the this elastic constant. हमें इन सब चारों जो प्रत्यास्थता गुणांक है और एक पॉइजन निष्पत्ति है उसके बीच संबंध स्थापित करना है, और ये संबंध है y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, and 9 by y equal to 3 by eta plus 1 by k, and last one is sigma is equal to 3k minus 2 eta upon 2 eta plus 6k. okay, सो फर्स्ट हम यहाँ जो डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे वो सिर्फ फर्स्ट रिलेशन जो है y इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा का फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस फिगर, इस फिगर को देखिए, इसमें क्यूब है ए बी सी डी ई एफ जी एच का क्यूब एक दिख रहा है. इस क्यूब में 6 फेस है और 6 फेस जो है उस पर जो फोर्स लगे हुए हैं वो आउटसाइड में जो 6 फोर्स लगे हुए हैं वो बताया जा रहा है. ठीक है, और जो ये क्यूब है, ये जो घन है, उस घन की प्रत्येक कोर की लंबाई जो है वो L हमने एज्यूम की है. जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म है और वो हमेशा जो 6 फलके हैं, जो 6 फेसेस है, उसके नॉर्मली लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर लग रहा है. ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, अल्फा को हमने कहा है. एंड बीटा इज द लेटरल स्ट्रेन, जो अभी हमने पढ़ा था, पार्श्विक विकृति है प्रति एकांक प्रतिबल में. Now what is alpha? So alpha is equal to longitudinal strain upon longitudinal stress. So longitudinal strain from this figure we get del L by L, क्योंकि हमें मालूम है कि विकृति का सूत्र जो होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो del L बटा L. और स्ट्रेस क्या है? प्रतिबल, प्रतिबल को भी हम रख देते हैं अब. तो del L by L, और प्रतिबल का जो सूत्र होता है वो होता है F अपन L स्क्वायर, क्योंकि बल बटा क्षेत्रफल, और यहाँ क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुणित लंबाई, मतलब लंबाई का वर्ग स्क्वायर. सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू एल एल कैंसिल. यहां से थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो ये एल और ये एल कैंसिल होगा. अल्फा इज इक्वल टू होगा डेल एल, ओके, एल बाय एफ, और डेल एल अगर फाइंड आउट करेंगे तो होगा वो एफ अल्फा अपॉन एल. ये हमारी डेल एल की वैल्यू है, मतलब कि जो लंबाई में जो वृद्धि हुई है उसको हमने इक्वेशन 1 में यहाँ पर सेव करके रख दिया है. ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन को कंटिन्यू रखते हैं. नाउ ड्यू टू फोर्स इंक्रीजिंग इन लेंथ इन एनी एक्सिस इज एफ अल्फा बाय एल. अभी जो हमारे पास जो डेल एल की वैल्यू आई है ना, वो डेल एल की वैल्यू कितनी आई है? एफ अल्फा बाय एल आई है. ठीक, नाउ y इक्वल टू क्या होता है? यंग्स मॉडुलस कहता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस एफ अपॉन एल स्क्वायर. स्ट्रेन, स्ट्रेन कहता है चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ जो है वो तो डेल एल है. तो चेंज इन लेंथ को हमने डेल एल की जगह ये रख दिया एफ अल्फा बाय एल, और इनिशियल लेंथ दैट मीन्स क्या होगा? ठीक है, एल है. नेक्स्ट, आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी हैव, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट ओनली y इक्वल टू 1 बाय अल्फा, बिकॉज f एंड f कैंसिल होगा. चलिए इसको हम क्लियर करके समझते हैं, है ना. तो जो f और f होगा, ये f और ये f कैंसिल होगा, ये l स्क्वायर और l स्क्वायर कैंसिल होगा. सो वी हैव ओनली 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू y, और अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय y. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी नो बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा. हमने अभी पढ़ा कि पॉइजन रेशियो जो होता है वो सिग्मा के इक्वल होता है. तो अगर हम बीटा फाइंड आउट करें तो क्या होगा? अल्फा इंटू सिग्मा. एंड अल्फा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से ली है 1 बाय वाई, सो हमने अल्फा के प्लेस पे 1 बाय वाई रखा, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू जो आई वो आई सिग्मा बाय वाई. नेक्स्ट, इफ द नेट इंक्रीज इन लेंथ अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, अगर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग में जो लंबाई में वृद्धि है उसे ई एक्स ई वाई और ई जेड माना, तो उस अवस्था में क्या होगा? ई एक्स की वैल्यू होगी एफ अल्फा बाय एल, क्योंकि लंबाई में वृद्धि तो एफ अल्फा बाय एल थी. ठीक है, माइनस एफ बीटा बाय एल. देखिए, जब एक्स अक्ष में की लंबाई में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली वाई अक्ष क्या होगा? कम होगा, उसमें डिक्रीमेंट होगा. जेड अक्ष भी डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर एल बढ़ता है तो बी और टी दोनों, यानी कि ब्रेथ और थिकनेस दोनों क्या होती है? डिक्रीज होती है. डिक्रीज वाला वर्ड जहां पर आया वहां समझ जाइए कि पार्श्विक विकृति लगनी है, लेटरल स्ट्रेन लगना है. और लेटरल स्ट्रेन जो होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से, और बीटा हमेशा होता है निगेटिव. इसलिए जो हमने फॉर्मूला यहाँ लिखा है एफ अल्फा बाय एल, उसके बाद प्लस साइन न लेके हमने माइनस साइन लिया है, क्योंकि वाई एक्सिस में डिक्रीमेंट हुआ है.
ओके और जेड एक्सिस में भी डिक्रीमेंट हुआ है, वहां निगेटिव के साथ बीटा लिया है, ध्यान से देखिए इसे, ठीक है। लेकिन जब हम ई वाई फाइंड आउट करते हैं तो चूंकि वाई एक्सिस में हम स्ट्रेच कर रहे हैं, वाई एक्सिस में लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो अल्फा की वैल्यू में इंक्रीज, अल्फा हमको वाई एक्सिस के पोजिशन पर लेना होगा, एक्स एक्सिस में डिक्रीमेंट होगा, एक्स एक्सिस कम होगा, जेड एक्सिस कम होगा, तो वहां बीटा के साथ माइनस हमने साइन लगाया है। क्लियर। लेकिन जब हम जेड एक्स की बात करते हैं तो जेड वाला सिर्फ पॉजिटिव होगा, अल्फा होगा, और बाकी दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और साथ ही साथ बीटा के साथ होंगे। तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं सब वैल्यू एक ही आती है, इसका मतलब चाहे ई एक्स लें या ई वाई लें या ई जेड लें, सब बराबर है, जिसे हमने ई एज्यूम किया, और ई की वैल्यू एफ इंटू अल्फा माइनस टू बीटा अपॉन एल है। इज इट क्लियर? नाउ ई इक्वल टू एफ बाय एल, अल्फा की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी 1/y, ये अल्फा की वैल्यू हमने पुट की है 1/y, और जो बीटा की वैल्यू है उसको हमने निकाला था सिग्मा बाय y। सो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी। ओके, नाउ एफ अपॉन वाई तो बाहर दोनों के कॉमन है, 1 माइनस टू सिग्मा, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए ई की वैल्यू आ गई, अब क्या होगा, अगर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हर एक किसी की लेंथ जो है वो ई एल नहीं रह जाती, एल में वृद्धि होके वो एल प्लस ई हो जाती है। दैट मीन्स जो आपका क्यूब था, जो आपका घन था, उसका आयतन बढ़ेगा। तो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, हमें के चाहिए अगर, तो आयतन में परिवर्तन यानी कि जो अंतिम आयतन है उससे प्रारंभिक आयतन को माइनस करना, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो अगर हम फाइनल वॉल्यूम लें तो एल प्लस ई का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, और इनिशियल वॉल्यूम जो पहले था वो एल क्यूब होगा। करेक्ट। अब यहाँ हमने ए प्लस बी होल क्यूब का सूत्र फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस एल क्यूब। यहां से प्लस एल क्यूब और माइनस एल क्यूब क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब देखिए बिकॉज ई इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हम जानते हैं कि तार में हम बाहर लगा भी देते हैं तो तार 1 मीटर लंबा नहीं हो जाता, उसमें क्या उसके लंबाई में बहुत सूक्ष्म वृद्धि होती है, बहुत स्मॉल उसमें इंक्रीमेंट होता है, इसलिए उसका किसी भी स्मॉल क्वांटिटी का जब हम स्क्वायर या क्यूब लेते हैं तो वो निग्लिजिबल हो जाता है। तो ई क्यूब जो है वो बहुत छोटा है और ई स्क्वायर भी बहुत छोटा है, तो ये दोनों पोर्शन को हम यहाँ से क्या करते हैं, निग्लिजिबल लेते हैं, और हमारे पास जो लास्ट वन बचता है वो है 3l²e, वो हमारा आया चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम है तो डेफिनेटली हम विकृति निकाल सकते हैं, हम वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हमारा ये वैल्यू आ गया, इनिशियल वॉल्यूम एल क्यूब था, एल स्क्वायर से एक एल कैंसिल हुआ, 3e/l इज द स्ट्रेन वॉल्यूम के लिए। अब हम अगर बल्क मॉडुलस के का फॉर्मूला ले तो स्ट्रेस अपॉन क्या होगा, स्ट्रेन होगा, बट स्ट्रेन जो होगा वो वॉल्यूम का होगा। ओके, और स्ट्रेस जो है एफ अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि प्रतिबल तो एफ अपॉन एल स्क्वायर ही होगा, लेकिन विकृति हमने जो निकाली वो 3e/l ही होगी। ठीक है, जिससे हमने इसे सॉल्व किया, एल और एल कैंसिल हुआ, हमारे पास वैल्यू आई एफ अपॉन 3e/l। करेक्ट, एफ अपॉन 3e/l। अब हमारे पास e की वैल्यू हमने ली थी पिछले डेरिवेशन में, e हमने निकाला था पिछले पेज में, तो e की ये पूरी वैल्यू एफ अपॉन एल वाई 1 माइनस टू सिग्मा हमने यहाँ पुट की, 3 और l जो है रिमाइंडर रह गए। यहाँ जब हमने कैंसिल किया तो हमारे पास आया y अपॉन 3 इंटू 1 माइनस टू सिग्मा इक्वल टू k। और जब हमने इसे ट्रांसफर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस टू सिग्मा आया। दैट इज द एक्चुअल डेरिवेशन और रिलेशन बिटवीन द y, k एंड सिग्मा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स इन आवर सिलेबस, इन आवर चैप्टर। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आरपी गोयल की बुक को आप इसके साथ रख कर पढ़ें और इसे बाद पॉज करके देखते रहें, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए ये डेरिवेशन। थैंक यू वेरी मच।